हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं ये। इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये क्वेश्चन आंसर का भी पार्ट 1 चैनल पर जा चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा थे इसलिए मैं इसको पार्ट्स में ही कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका जो आज हम पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में जब टॉपिक आएगा 4.6 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, चलिए तो देख लेते हैं। फॉर द सिंबल एच डी एंड टी टेबुलेट 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। ठीक है, तो एच डी एंड टी आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, एक तो होता है आइसोबार्स और एक होता है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होगा और जो है डिफरेंट मास नंबर होगा। मास नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हाइड्रोजन के हमें लिखना है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया H से, D से हो गया ड्यूटेरियम और T से है ट्राइटियम। याद रखना, ये आ जाता है कि हाइड्रोजन के आप 2 आइसोटोप्स लिखो या फिर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लिखो, कितने होते हैं ऐसे भी आ जाते हैं एमसीक्यू में क्वेश्चंस। तो सिंबल इसके HD और T हो गए। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स 1 प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स इसमें 0 होते हैं हाइड्रोजन में। ये वाला क्वेश्चन भी एमसीक्यू में बहुत आता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स उसमें होते ही नहीं है हाइड्रोजन में। ठीक है, ऐसे ही ड्यूटेरियम में जो है इलेक्ट्रॉन्स 1 है, प्रोटॉन्स भी 1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 1, प्रोटॉन्स 1, न्यूट्रॉन्स भी 1 है। ओके, ठीक है। ऐसे ही ट्राइटियम में क्या है, जो है 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसमें 2 हैं। इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, इसमें 2 जो है न्यूट्रॉन्स हैं। चलिए आगे देख लेंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी 1 पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आपको आइसोटोप्स का पेयर या फिर आइसोबार्स के पेयर्स के आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने हैं। तो देखो, आइसोटोप्स की पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। आइसोटोप्स आर द एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या होता है इसमें सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं आइसोटोप्स में और इनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। द डिफरेंस इन एटॉमिक मास अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। जैसे कि आइसोटोप्स बताने हैं हमें क्लोरीन के, तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं C6 एंड ये तो कार्बन का है। ठीक है, कार्बन का C6 एंड C6 12 हो गया एक, तो एक C6 14 हो गया। तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो है डिफरेंट मास नंबर है। ठीक है, द डिफरेंट इन नंबर, हाँ डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। एटॉमिक मास डिफरेंट है, देखो 12 है यहाँ पर 14 है। ऐसे ही क्लोरीन के 2 हैं Cl1735 और 17Cl37। इस तरीके से आप लोग देख लेंगे, 2 आइसोटोप्स हो गए। ओके, चलिए आगे देख लेंगे। ऐसे ही हम देखेंगे अब आइसोबार्स को। तो आइसोबार्स आर द एटम विद द सेम एटॉमिक मास। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एटॉमिक मास सेम होगा। ओके, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें जो है एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट है। जैसे कि कैल्शियम के ले लेंगे, तो कैल्शियम के 2 लेंगे। ठीक है, तो 20 Ca40 और 18 Ar40, ये आर्गन का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि जैसे कि इसमें जो है डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे कि इसमें 20 है कैल्शियम में, इसमें आर्गन में 18 है और एटॉमिक मास जो है सेम है, 40 है दोनों का। ठीक है, ऐसे ही है नियोन का और ये सोडियम का। इस तरीके से लेंगे, नियोन के 10 हो गए, इधर सोडियम के 11 है और यहाँ दोनों का जो है 22 है। ठीक है, एटॉमिक मास जो है दोनों का सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, इन तीनों की जो है प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। डिफरेंशिएट भी बहुत आता है, ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इसको। आप जो आपको पॉइंट्स लेंगे उसको क्लियर करना, उसको देखना कि क्या क्या हम इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जैसे एक टेबल से बना लेंगे प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। तो देखेंगे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो चार्ज लिखेंगे पहले इसका चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिवली चार्ज होता है, पता ही है आपको, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। इतना इजी है ये। ठीक है, वेट जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल होता है। इसका प्रोटॉन का 1 AMU होता है, इसका जो होता है इसका भी 1 AMU होता है। ठीक है, लोकेशन इन एटम, एटम में कहाँ पर होता है ये इलेक्ट्रॉन, आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होता है ना, बिखरे रहते हैं न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, कहाँ पर, न्यूक्लियस के बाहर बिखरे हुए होते हैं।
देखो इससे छोटे छोटे एमसीक्यूज भी बहुत बनेंगे, जैसे कि एटम की इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है ना, उसका वेट कितना होता है, उस पर जैसे न्यूट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, तो इस तरीके से बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, अब रिएक्शन विद द चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट्स पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये जो है नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये जो है गिव्स नो रिएक्शन टू एनी चार्ज, ये कोई रिएक्शन नहीं देता किसी भी चार्ज के प्रति। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल होता है। अब जैसे ये आएगा सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, जे थॉमसन ने जो एटम का मॉडल दिया था उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। तो द लिमिटेशंस ऑफ द जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम आर, ठीक है, फर्स्ट देखेंगे, थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। थॉमसन्स का जो मॉडल था, है ना, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स पे जो है एक्सप्लेन किया था, लेकिन क्या था, उसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ठीक नहीं बैठा था। दिस मॉडल फेल टू डिपिक्ट वाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल, इसलिए नहीं बैठा था क्योंकि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल को पास करके निकल गए थे, कुछ जो है वो छोटे से एंगल से ही वापस आ गए थे, मतलब जैसे ऐसे मान लीजिए जा रहे हैं ये तो ऐसे लौट आए हैं। ठीक है, कुछ जो है पास करके निकल गए हैं उसको, कुछ क्या था जो गए तो हैं वापस लेकिन वो उसी से वापस लौट आए हैं अपने रास्ते को। ठीक है, ऐसे हुआ था, तो इसीलिए इसमें जो है बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, इट वॉज सोलली बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन एंड डिड नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। इस ये सिर्फ ऐसा लगता था जैसे कि एक इमेजिनेशन पर ही आधारित है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। अब रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था एटम का, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। सबने अलग अलग मॉडल्स दिए थे, जे थॉमसन ने दिया था सबसे पहले, उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया था, उसके बाद बोर्ड्स ने दिया था। ठीक है, तो सबने अलग अलग दिए थे, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है कि किसने कौन सा मॉडल दिया था, किस मॉडल्स की क्या लिमिटेशंस थी और कैसे था वो मॉडल। तो अगर आपको जानकारी में पूरी डिटेल चाहिए तो आपको वो चैनल पर ही मिलेगी, चैनल में उस चैप्टर में जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, The limitations of Rutherford's model of the atom is that it does not explain the stability of the atom. रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें जो ये लिमिटेशन थी, उन्होंने जो एटम का मॉडल दिया था उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं करा था कि एटम की स्टेबिलिटी क्या है, एटम स्टेबल है या नहीं है। एज वी नो नाउ व्हेन चार्ज बॉडीज मूव इन अ, जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में चलती है, उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पथ में घूमते रहते हैं, तो दे एमिट रेडिएशन। तो क्या होगा जब वो घूमेंगे, घूमते घूमते क्या होगा, जब वो घूमेंगे तो एनर्जी तो वो फैला रहे हैं, लेकिन क्या है जब वो घूम रहे हैं तो बाहर की साइड अपनी एनर्जी लॉस भी तो करेंगे, उनकी एनर्जी बाहर की साइड जाकर निकलेगी, जब निकलेगी तो उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो जाकर न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो ऐसा था उनके साथ। तो दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस would lose energy and come closer and closer to the nucleus, and a stage will come when they would finally merge into the nucleus, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएंगे। तो दिस मेक्स द एटम अनस्टेबल, इसने क्या बताया था कि जो एटम्स है वो अनस्टेबल है, विच इज क्लियरली नॉट द केस, जो कि इससे साफ साफ जाहिर नहीं होता है। द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम्स आर वेरी स्टेबल एंड डू नॉट कोलैप्स ऑन देयर ओन, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं, एटम्स जो है स्टेबल है एंड डू नॉट कोलैप्स ऑन, और वो जो है कोई कोलैप्स नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। अब बोर्स ने जो मॉडल दिया था एटम का वो क्या दिया था। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेस्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, नील्स बोर पुट फॉरवर्ड हिज मॉडल ऑफ द एटम। अब क्या था, सब जैसे जैसे समय बढ़ता है सब अपनी अपनी कमियां जो है, लोगों की कमियां निकालते जाते हैं, अपनी अपनी बताते जाते हैं, तो सबने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। समय के साथ साथ कहते हैं ना टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो जाती है, तो इस तरीके से सबने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। अब आए थे नील्स बोर, उन्होंने भी एटम का एक मॉडल बताया था। अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, उन्होंने बताया था कि एन एटम होल्ड्स द न्यूक्लियस इन द सेंटर। उन्होंने बताया था कि जो एटम है वो न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं। द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द, और जितना भी मास है एटम का वो सब न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेट होता है। द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व्स अराउंड द, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं इन डेफिनिट सर्कुलर पथ नोन। वो क्या होता है उनका कहना था, देखो रदरफोर्ड ने तो ये बोला था कि घूमते रहते हैं सर्कुलर पथ में, लेकिन नील्स बोर ने कहा था कि घूमते तो हैं लेकिन वो एक उनकी एक ऑर्बिट होती है उसके हिसाब से वो घूमते हैं, जिसको उन्होंने शेल कहा था, शेल में घूमते हैं, KLMN। इन्होंने 4 शेल बताए थे, KLMN शेल में घूमते हैं ये, और इनका जो नंबर 1, 2, 3 और 4 के हिसाब से इनको देखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अभी एक मिनट बताती हूँ, एक मिनट रुकिए।
चलिए दोबारा देखते हैं। देखो फर्स्ट में देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सेकंड ऑर्बिट में आएंगे 4, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 3 एंड 4 इस तरीके से आ जाएंगे। 2 और 4 6 हो गए। और अगर हमें सोडियम का निकालना है तो सोडियम के पहले 2 आएंगे, फिर एल शेल में 8 आएंगे, फिर एम शेल में 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा 4.4 वैलेंसी। तो हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम? Valence is basically the minimum number of the electron we have to add or remove such that every shell in the atom is completely filled। तो वैलेंसी जो होती है वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का मिनिमम नंबर होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी शेल को फिल करने के लिए कम्प्लीटली अगर उसको फिल करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको मतलब वो दे सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज भी होते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन गेन भी होते हैं उसमें, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होती है। ठीक है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो व्हेन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कंटेन्स 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर आउटरमोस्ट शेल में किसी एटम के 4 इलेक्ट्रॉन है या फिर 4 से कम है तो इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो उसकी जो वैलेंसी होगी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगी इन द आउटरमोस्ट शेल। एंड व्हेन द आउटरमोस्ट शेल कंटेन्स मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो द वैलेंसी ऑफ द एटम इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द एटम। जैसे क्लोरीन का निकालना है ना, मैं बता रही हूँ 1 2 3 अगर किसी की है तो उसकी जो वैलेंसी हो जाए आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 है तो 1 2 3 ले लेंगे। ठीक है, और अगर 5 6 7 है तो उस हिसाब से करके देखेंगे। जैसे एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है तो इसमें सिंपल अगर देखें 2 8 7 है तो देखो आउटरमोस्ट शेल में इसके 7 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास वाले से ले लेगा, जिससे कि इसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1 हो गई इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 और 6 होगा। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले से ले लेगा, जिससे कि इसमें 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई है। इस तरीके से कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम इक्वल टू 12 है तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ 2 8 और 2 हुआ। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2 हो गई। इस तरीके से इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है आउटरमोस्ट शेल में इसके 8 रह जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है किसी बाहर वाले को दे देगा तो आउटरमोस्ट शेल में इसके 8 रह जाएंगे। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसको चाहे वो गेन कर ले, चाहे वो लूज कर ले, चाहे वो शेयर कर ले, इसको ही वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम एटम 4.5 सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम तो है ही, तो 4.5 पर आएगा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। If the number of electrons in an atom is 8 and the number of protons is also 8, then what is the atomic number of the atom? अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है और प्रोटॉन्स की संख्या भी 8 है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम 8, ठीक है, करेंगे इसको, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 8, तो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है हमारी 8 है, इसीलिए एटॉमिक नंबर जो हो गया वो हमारा 8 हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, ठीक है, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 8, तो फिर इसका चार्ज कितना होगा? इफ द गिवन एटम द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, तो इसमें क्या पूछा, चार्ज पूछा है हमसे, तो दे बोथ विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, क्योंकि प्लस माइनस एक में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज का, तो ये प्लस पॉजिटिव है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, उस पर चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों। सो द एटम विल नॉट पजेस एनी चार्ज, इसीलिए उस एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। विद द हेल्प ऑफ द टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। सल्फर एटम और ऑक्सीजन का हमें मास नंबर निकालना है। तो मास नंबर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या चाहिए होती है। ठीक है, तो देख लेंगे ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। जैसा ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है इसमें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 है। ठीक है, ये रहा, देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 8 और 8 मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 8 + 8 16 हो गया, ये रहा। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 + 8, इस तरीके से कर लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 8 हो गए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हो गए, तो 8 + 8 16 हो गया। इस तरीके से सल्फर का देख लेंगे। सल्फर में प्रोटॉन्स कितना है 16, इलेक्ट्रॉन्स कितना है 16, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, तो 16 + 16 32। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये सारे हो जाएंगे। चलिए ओके,
चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।